हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम डीएनए एवं आरएनए को पॉइंट बाय पॉइंट कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, चाहे आपकी वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वर्ल्ड जीके हो, इंडिया जीके हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, मैं सभी सब्जेक्ट को इसी प्रकार से चैप्टर बाई चैप्टर नोट्स बनाकर आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीएनए एवं आरएनए कहाँ होता है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक में मौजूद रहता है। यानी कि जो डीएनए और आरएनए होता है यह सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद रहता है। कोशिका के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी डेंस संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस, अगर हिंदी में कहें तो केंद्रक और इंग्लिश में कहें तो न्यूक्लियस कहते हैं। इसके इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली रहती है, जिसे केंद्रक या केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं कहते हैं। यह झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो जो जो केंद्रक की झिल्ली होती है वह लिपिड या प्रोटीन की बनी रहती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें, क्योंकि यह भी पूछ सकता है कि केंद्रक की झिल्ली केंद्रक कला की झिल्ली किसकी बनी रहती है। तो यह लिपिड या फिर प्रोटीन की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो जो केंद्रक झिल्ली होती है उनमें अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रक रंध्र यानी कि न्यूक्लियर प्यूर कहा जाता है। तो उन छिद्रों को केंद्रक रंध्र या इंग्लिश में कहें तो न्यूक्लियर प्यूर कहा जाता है। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य, यानी कि जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक, क्योंकि कोशिका में अलग द्रव्य रहता है और केंद्रक जो अंदर होता है कोशिका के उसमें अलग द्रव्य रहता है। तो केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो उनके द्वारा जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य है इनके बीच में आदान प्रदान यानी साधारण भाषा में कहें तो लेन देन होता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे 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 हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमोटिन जालिक यानी कि क्रोमोटिन नेटवर्क कहते हैं। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। अगर ये कहें तो ये डीएनए का फुल फॉर्म है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए अब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। यानी कि जो डीएनए है वह जैसे किसी के पिता हैं तो उसकी आंखें नीली हैं, तो जो डीएनए है तो उसके बच्चे की आंखें भी नीली होगी। यह सभी अनुवांशिक लक्षण डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन जालिका जालिका की होती है, जो धागे से अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ रचनाओं में बदल जाती है, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। यानी कि जो डीएनए होता है तो जो नई कोशिकाएं बनती हैं तो उनकी सभी जितनी भी आवश्यक सूचनाएं या जानकारी है वह डीएनए में ही रहती है, कि नाक यहाँ पर होना है, आंखें यहाँ पर होना है, कान यहाँ पर होना है, ये सभी सूचनाएं डीएनए में भी रहती हैं। अगला पॉइंट है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये जीन प्रत्येक गुणों के वाहक होते हैं, अतः डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को अनुवांशिक इकाई हेरेडिटरी डिटरी कहते हैं। अब समझिए आप, सबसे पहले तो केंद्रक, और केंद्रक के पहले तो समझिए कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होते हैं क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर ही हमारा डीएनए होता है और डीएनए के अंदर ही जीन होते हैं। तो इन पॉइंटों को आप विशेष याद रखें।
चलिए, अब केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है तो उसको भी हम खुद देखते हैं, क्योंकि डीएनए तो हमारा केंद्रक में ही होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ मात्रा उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, लेकिन अधिकतर मात्रा हमारी केंद्रक में ही होती है। केंद्रक, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोस। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। कम क्रिया करने वाली कोशिकाओं में यह छोटी होती है। अब इस पॉइंट को आप समझिए, जो जो कोशिकाएं कम क्रिया यानी कि कम काम करती हैं, उसमें केंद्रिका छोटी होती है या फिर पाई ही नहीं जाती है। लेकिन सक्रिय सक्रिय स्त्रावी कोशिकाओं में यह बड़ी होती है, और बड़ी होती है संख्या में यह एक या अनेक या कई हजार होती हैं। यानी कि जो कोशिकाएं सक्रिय होती हैं यानी कि बहुत ज्यादा काम करती हैं, तो उनमें उनमें इनकी संख्या एक हो सकती है, अनेक हो सकती है या कई हजार भी हो सकती है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। ये तो थी हमारी केंद्रिका। अब समझते हैं केंद्रिका के कार्य, यानी कि केंद्रिका के क्या क्या कार्य हैं। तो केंद्रिका का पहला कार्य है, केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। तो जो हमारी केंद्रिका होती है वह आरएनए का संश्लेषण करती है। पॉइंट नंबर 2, कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है। यानी कि जो केंद्रिका है उसका कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्व है। चलिए अब समझते हैं गुणसूत्रों को। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम एक सामान्य कोशिका एवं केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम है उसके 3 भाग होते हैं, जिसका पहला भाग होता है पेलिकल, दूसरा होता है मैट्रिक्स और तीसरा होता है क्रोमोटिस्ट। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। यानी कि जो क्रोमोसोम होता है उसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है वह पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि जो जो भाग पेलिकल को घेरे रहता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं या फिर कहलाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलित धागे की समान रचना होती है अर्ध गुणसूत्र या क्रोमोटिस्ट कहलाते हैं। यानी कि अब समझिए यहाँ पर क्रोमोटिस्ट को। तो मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। इसे अर्ध गुणसूत्र या क्रोमोटिस्ट कहते हैं या कहलाते हैं। प्रत्येक क्रोमोटिस्ट में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित यानी कॉइलेड धागे के समान रचना होती है, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। यानी कि जो क्रोमोटिस्ट है उसके अंदर भी 2 या अधिक अत्यंत यानी कि बहुत ज्यादा महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती हैं, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। अगला पॉइंट, क्रोमोटिड क्रोमोटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे में संयोजित रहते हैं। यानी कि जो क्रोमोटिड है डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जो क्रोमोटिड होता है वह डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, और यह क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोटिस्ट एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे में संयोजित रहते हैं। अगला पॉइंट, सेंट्रोमियर एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्कसूत्र स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम को संलग्न करता है। अगला पॉइंट, मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ा यानी कि 46 पाया जाता है। तो मानव में गुणसूत्र यानी कि अगर हम बात करें 23 गुणसूत्र पुरुष में होंगे और 23 महिला में। तो इस प्रकार से हमारे जैसा कि लिखा भी है 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में टोटल 46 गुणसूत्र पाया जाता है। तो गुणसूत्रों की जो खोज की थी वह इसकी खोज वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर ने किया था या की थी। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग
को सेंट्रोमर कहते हैं। अब यहाँ बात चल रही है गुणसूत्र को, यानी कि गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं और बीच वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं और इसके नीचे भाग को टेलोमर टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे अर्ण कहते हैं। यानी कि अगर साधारण भाषा में बात करें तो ऊपरी भाग को सैटेलाइट और जो बीच का भाग है उसे सेंट्रोमर और निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। और इसके बीच में यानी क्रोमोसोम के बीच में सॉरी गुणसूत्र के बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे अर्ण कहते हैं। अगला पॉइंट, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, यानी कि सबसे पहले केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाएगा और डीएनए के अंदर जीन पाए जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया हुआ है, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको समझाया था। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन होते हैं। यह जीन डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती हैं। डीएनए की आनुवांशिक विशेषताएं जीन के कारण ही होती हैं। जीन ही आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो लक्षण हस्तांतरित यानी कि भेजे जाते हैं वह हस्तांतरित होते हैं, वे जीनों के माध्यम से ही होते हैं। अगला पॉइंट है, जीन गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक यानी व्हीकल्स ऑफ हेरेडिटी कहा जाता है। क्रोमोसोम की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सदा जोड़े में यानी कि पायरेट रहते हैं। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए ये दोनों समजात क्रोमोसोम समूह जिसमें दोनों समजात क्रोमोसोम होते हैं। समजात का अर्थ है कि जो इसमें समान क्रोमोसोम होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। यानी कि जो समजात क्रोमोसोम होते हैं वह होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसी कोशिका के क्रोमोसोम द्विगुणित डिप्लॉयड कहलाते हैं। यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वह कोशिका वह द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड कहलाते हैं। युग्मकों जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु में क्रोमोसोम संख्या आदि होती है। यानी कि जैसा कि मैंने ऊपर समझाया कि जैसे पुरुष का शुक्राणु है तो 23 गुणसूत्र उसमें होंगे तथा महिला का जो अंडाणु है उसमें 23 गुणसूत्र उसमें होंगे। यानी कि शुक्राणु में आधी होगी और अंडाणु में आधी होगी। ऐसी कोशिका के क्रोमोसोम समूह अगुणित हैप्लॉइड कहलाते हैं। यानी कि जो जिसमें जैसे पुरुष का शुक्राणु है 23 उसमें होंगे तथा महिला का अंडाणु है तो 23 उसमें होंगे। तो जो इस प्रकार के गुणसूत्र जिसमें आधे आधे होते हैं उसे अगुणित यानी कि हैप्लॉइड कहते हैं या कहलाते हैं। अगला पॉइंट है जीन। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही अनुवांशिकता के आधार हैं। अब कुछ जीवों के यानी कि कुछ जीवों के निम्नलिखित जीवों के क्रोमोसोम बढ़ते क्रम में, यानी कि जो कुछ जीव हैं तो उनके निम्नलिखित जीवों के क्रोमोसोम बढ़ते क्रम में। तो चलिए देखते हैं यहाँ कुछ जीवों के बढ़ते क्रम में क्रोमोसोम। तो यहाँ यहाँ जीव का नाम है और यहाँ है क्रोमोसोम की संख्या। पहला है जीवाणु। जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14 होती है। प्याज में क्रोमोसोम की संख्या 16 होती है। मक्का में क्रोमोसोम की संख्या 20 होती है। टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या 24 होती है। मेढक में क्रोमोसोम की संख्या 26 होती है। नींबू में, तो यहाँ नींबू में समझिए जो छोटा नींबू होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 18 होती है और जो बड़े नींबू होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या 36 होती है। ये तो सभी को पता है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। चिंपांजी में क्रोमोसोम की संख्या 48 होती है। तंबाकू में क्रोमोसोम की संख्या 48 होती है। टेरिडोफाइट्स में क्रोमोसोम की संख्या 1600 होती है। यानी कि सबसे अधिक टेरिडोफाइटा से फाइट से अधिक किसी भी जीव में क्रोमोसोम की संख्या अधिक नहीं है। यानी कि यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक क्रोमोसोम की संख्या किस में पाई जाती है, तो वह पाई जाती है टेरिडोफाइट्स में। अब देखते हैं केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड, यह 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला डीएनए तथा दूसरा आरएनए। डीएनए एवं
आरएनए की संरचना डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि जो डीएनए है तो उसकी अधिकांश मात्रा तो केंद्रक में ही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जंतु कोशिका है तो उसके कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगी। और अगर पेड़ पौधे हैं तो हरित लवक जंतु कोशिका में तो पाया नहीं जाता है, हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो जो पादप कोशिका है उसके कुछ मात्रा केंद्रक में रहेगी डीएनए की, कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ मात्रा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि जो डीएनए होता है वह पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब पहला देखते हैं डीएनए, यानी कि डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह है डीएनए का फुल फॉर्म, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर के पॉइंट में आपको कवर करवाया। अब देखते हैं यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चेन इन डीएनए, यानी कि जो डीएनए की चेन है वह किस प्रकार से होती है, यानी कि डीएनए के अंदर क्या क्या होता है। इस पूरी चेन को हम समझते हैं। तो पहले डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। फिर न्यूक्लियोटाइड भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फेट। तो यहाँ पर फास्फेट यहीं पर खत्म हो जाएगा, जबकि न्यूक्लियोटाइड हमारा और भी आगे, यानी कि इसमें और भी पार्ट होते हैं तो और भी आगे जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर शर्करा यानी कि शुगर भी होता है और आधार बेस भी होता है। ये सभी हम पहले न्यूक्लियोटाइड देखा था, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड भी दो प्रकार का था, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। तो फास्फेट तो यहीं से खत्म हो गया, अब इसके अंदर कुछ नहीं होता है। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शर्करा और दूसरा होता है आधार में, आधार यानी कि बेस। तो पहले हम शर्करा को देखते हैं, क्योंकि हमारा शर्करा जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि शर्करा यहाँ से दो भागों में बंटने के बाद खत्म हो जाता है। तो जो शर्करा होती है वह राइबोज शर्करा होती है और डाइराइबोज शर्करा होती है। इसके बाद यहीं से शर्करा खत्म हो जाती है। अब देखते हैं आधार, आधार यानी कि बेस। तो आधार वह भी आगे चल के दो प्रकार में बढ़ जाता है। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पाइरेडे पाई पाई पाइरेड पाइरीमीडीन, पाइरीमीडीन। अब देखते हैं, पहले प्यूरिन भी दो प्रकार में बदल जाता है, जिसमें हमारा पहला है एनीन, जिसे हम ए से दर्शाते हैं जैसा कि मैंने लिख रखा है, और दूसरा है ग्वानिन, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो पाइरेडेमिन भी पाइरीमीडीन भी दो प्रकार में बदल जाता है। पहला साइटोसिन में, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा है थाइमीन, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमारी डीएनए की संरचना होती है। अब देखते हैं आधार यानी कि बेस। बेस इसे नाइट्रोजन बेस भी कहते हैं। डीएनए में उपस्थित आधार, आधार दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था कि प्यूरिन और जैसे कि पहला प्रकार है यहाँ प्यूरिन और दूसरा है पिरीमिडीन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि हमारा जो आधार है वह भी दो भागों में बट जाता है, प्यूरिन और पिरीमिडीन। दिन तो यहाँ पर दो प्रकार के तो होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है प्यूरिन, प्यूरिन जिसमें एडेनिन जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इन कैपिटल अक्षरों को आप याद रखें, क्योंकि आगे हमें इसका बहुत ही काम आएगा। तो इसे आप जैसे एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा है प्रीमिडीन, जिसमें थाइमीन होता है जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं और साइटोसिन होता है जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब डीएनए में अणु संख्या के आधार पर डीएनए एडेनिन सदैव थाइमीन थाइमीन से, साइटोसिन सदैव ग्वानिन से जुड़ा रहता है। तो इसको आप हमेशा याद रखें, यानी कि जो एडेनिन होता है वह हमेशा थाइमीन से जुड़ता है और जो साइटोसिन होता है वह हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। एडेनिन व थाइमीन के बीच, अब देखिए यहाँ जो एडेनिन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रैक भी रखा,
लिख रखी है। एडेनिन और थाइमिन जुड़ता है तो वहां पर 2 हाइड्रोजन आबंध बनते हैं तथा जब ग्वानिन एवं साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध बनते हैं। यानी कि जब एडेनिन और थाइमिन जुड़ता है तो वहां पर 2 हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, और जहां पर जैसा कि मैंने यहाँ भी लिख रखा है, जैसे ग्वानिन, जब ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ता है तो वहां पर 3 हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इन कैपिटल लेटर को आप याद रखें, इनसे आप लोगों को समझने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो हमने जैसे देखा, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है जिसमें जिसमें 2 हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, और जहां पर ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ता है वहां पर 3 हाइड्रोजन आबंध बनता है। चलिए, डीएनए का आकार 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस पॉइंट को आप वेरी मोस्ट लगा लें, क्योंकि इससे आप लोगों के बहुत ही क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले पूछेगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? तो यह की थी वाटसन एवं क्रिक ने, और इन्हें 1962 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके अनुसार डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है या फिर होती है। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि हर एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब देखते हैं यहाँ डीएनए के कार्य, यानी कि हमारे जो डीएनए है इसके क्या क्या कार्य हैं। तो यह सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारा जो डीएनए है वह अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका जो बच्चा होगा तो उसके जो लक्षण होंगे, अनुवांशिक लक्षण, उसे वह डीएनए ही बच्चे में भेजेगा। जीन इसकी इकाई है, और जो डीएनए की कार्य करने की इकाई है वह जीन है, और यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसको भी आप समझें, इससे भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो डीएनए और आरएनए है, आगे हम इसमें आरएनए को भी पढ़ेंगे। यानी कि इसमें मैंने हर पॉइंट कंप्लीट किया है। आप लोगों का कोई भी डीएनए संबंधित कोई भी क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं और पूरी तरह से आप लोग इसे याद कर लेते हैं, तो आपका डीएनए और आरएनए से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है। चलिए, तो डीएनए फिंगरप्रिंट, इसकी खोज, पहला पॉइंट, इसकी खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा की गई तथा भारत में इसे लाने का श्रेय लालजी सिंह को जाता है। तो इन दोनों पॉइंटों को ही आप याद रखें, ये दोनों पॉइंट ही वेरी मोस्ट है। यानी कि पहला क्वेश्चन बन सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी? तो यह की थी डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने की थी तथा इसको भारत में लाने का श्रेय लालजी सिंह को जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए की फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी, तो वह की थी एलेक जेफ्रेज ने। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि इसे भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो वह जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित है, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए की इसी निश्चित क्रम को एफएमए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसकी उपयोगिता निम्नलिखित कार्यों में है। यानी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, इसकी उपयोगिता किन किन कार्यों में होती है? तो सबसे पहले अनुवांशिक रोग के इलाज में। यानी कि कोई भी अनुवांशिक रोग है, यानी कि किसी किसी व्यक्ति को अनुवांशिक रोग है, तो वह रोग उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि एड्स एक अनुवांशिक रोग है, तो जैसे किसी के पिता को है तो वह उसके बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकता है। तो उसके इलाज में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का काम होता है। अपराधियों का पता लगाने में, जैसे कोई अपराधी अपराध करके भागता है तो उसके जो फिंगरप्रिंट हैं वह उस हथियार पे या किसी भी वस्तु पर रह जाते हैं, तो उन फिंगरप्रिंट को लैब में ले जाकर और उससे मैच किया जाता है। तो इससे अपराधियों का पता लगाने में भी किया जाता है। संपत्ति विवाद के निपटारे में, यानी कि कोई व्यक्ति खत्म हो गया है, यानी कि एक्सपायर हो गया है और उसकी संपत्ति में
विवाद चल रहा है। यानी 2 लोग हैं, वह कह रहे हैं यह मेरे पूर्वज थे तो मेरी संपत्ति है, और दूसरा व्यक्ति बोले कि यह मेरे पूर्वज थे तो मेरी संपत्ति है। तो इसको जो उस व्यक्ति का डीएनए होगा और जो उस संपत्ति पर अधिकार जता रहा होगा, उन दोनों का डीएनए मिलाकर देखते हैं, यानी कि मैच करके देखते हैं। अगर डीएनए मैच होता है तो वह उसका वंशज है, यानी कि वह संपत्ति उसी को मिलेगी। तो इस प्रकार से संपत्ति विवाद के निपटारे में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं आरएनए, यानी कि नंबर 1 पर डीएनए डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं आरएनए, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या है इसे समझते हैं। चलिए, आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण या निर्माण होता है। तो जो आरएनए का निर्माण होता है वह डीएनए से ही होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमीन इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है, यानी कि जो आरएनए है इसका निर्माण डीएनए से ही होता है। तो वहां जैसे हमने देखा था कि जो अपना एडेनिन है वह थाइमीन से जुड़ता था और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता था। तो यहाँ जो एडेनिन है वह थाइमीन से ना जुड़कर यहाँ पर यह यूरेसिल से जुड़ जाता है। तो हमारे आरएनए का निर्माण हो जाता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा तो डीएनए इस प्रकार से होता है इस प्रकार से डीएनए होता है। अगर हम इसकी एक सीडी को निकाल दें और खाली ऐसा बचे तो यह आरएनए कहलाता है। अगर पूरा दोनों साइड से है तो वह डीएनए होगा। यानी कि साधारण भाषा में कहें तो डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। चलिए, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि डीएनए की डबल स्टैंडर्ड होती है और आरएनए की रचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में जैसे कि मैंने अभी समझाया, इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन एडेनिन ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन से एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन होता है, किंतु थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया था कि जैसे डीएनए है तो उसमें एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें थाइमीन होता ही नहीं है, उसमें थाइमीन की जगह जगह यूरेसिल होता है। तो आप तो केवल ये पॉइंट याद रखें कि डीएनए में एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमीन नहीं होता है। थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। चलिए अगला पॉइंट है, यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक है, यानी कि यह अगर में प्रोटीन निर्माण में सहायक है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने डीएनए को समझाया था, इसी प्रकार से हम आरएनए की संरचना को समझेंगे कि आरएनए कितने प्रकार के और किस प्रकार से होते हैं। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और तीसरा होता है rRNA। तो पहले समझते हैं हम mRNA को। अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखें तो इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं या मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचना केंद्रक के डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। यानी कि जो mRNA है, यह प्रोटीन जब निर्माण होता है तो उसकी सूचना केंद्रक के डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। यानी कि जो केंद्रक का डीएनए है उसमें से mRNA सूचना ले जाता है राइबोसोम तक कि चलिए आप प्रोटीन बनाइए। mRNA यह आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है, यानी कि सूचना भी ले जाता है और साथ में यह आवश्यक जितने भी अमीनो एसिड आते हैं तो उनकी पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में रख देता है कि यानी जैसे एक अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण हो गया तो दूसरे को फिर इसको भेजेंगे, तो ये सभी mRNA का कार्य होता है। अब देखते हैं दूसरा tRNA, यानी कि ट्रांसफर आरएनए।
यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनी अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि टीआरएनए है वह प्रोटीन निर्माण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाते हैं। यानी कि एमआरएनए खबर देता है, राइबोसोम तक, यानी कि सूचना देता है, और ट्रांसफर आरएनए सीधा उन अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है कि आप इससे प्रोटीन का निर्माण करें। तो इस क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ट्रांसफर आरएनए यह अमीनो एसिड का परिवहन, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया, परिवहन यानी कि ले जाने का कार्य करता है, कहलाता है। परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है, जैसा कि मैंने समझाया। अब तीसरा आरएनए है हमारा आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण यानी कि निर्माण में सहायता करते हैं। यह केंद्रिका में डीएनए से बनता है तथा कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 80% भाग होता है। राइबोसोम आरएनए यानी कि आरएनए यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अब समझिए आप इसे बिल्कुल साधारण भाषा में। एमआरएनए यह राइबोसोम तक खबर ले जाता है कि अमीनो एसिड से आप प्रोटीन का निर्माण करें। ट्रांसफर आरएनए यह राइबोसोम तक अमीनो एसिड को ले जाता है, जबकि जो आरआरएनए है यानी कि राइबोसोमल आरएनए है, यह प्रोटीन का निर्माण ही करता है। तो चलिए हमने पॉइंट बाय पॉइंट पूरी आरएनए को समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है डीएनए से आरएनए बनना, यह क्रिया। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस पॉइंट को आप वेरी मोस्ट लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, जैसा कि हम नीचे देखेंगे भी। अगला पॉइंट, आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना, यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी कि अगर हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो वह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी, और हम अगर आरएनए से फिर से डीएनए बनाते हैं तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे या कहलाता है। तो इन दोनों पॉइंट को ही आप वेरी मोस्ट लगा लें, यानी कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कहलाती है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। यानी कि सबसे पहले हम देखें तो डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो वह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगर आरएनए से डीएनए वापस बनता है तो वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और अगर पहले डीएनए से आरएनए बनाया तो वह ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। और अगर आरएनए से प्रोटीन बन गया तो वह ट्रांसलेशन कहलाएगी। डीएनए से डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। यानी कि ये 4 पॉइंट हैं, इनको आप वेरी मोस्ट लगा लें, नीचे हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए आप बहुत ही विस्तार से और साधारण भाषा में। सबसे पहले जैसे हमने एक व्यक्ति का डीएनए निकाला और उसको आरएनए में परिवर्तित किया, यानी कि आरएनए बनाया। यानी कि पहले आप इसको समझिए डीएनए जैसे हमारा ए है डीएनए ए है डीएनए। अगर हम इसमें से एक कड़ी को निकाल दें तो ये बन जाएगा हमारा आरएनए। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? तो यह क्रिया कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको आप याद रखें। और अगर पहले हमने डीएनए से आरएनए बनाया, अगर आरएनए से हम प्रोटीन बना लेते हैं, यानी कि प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, तो यह क्रिया कहलाएगी ट्रांसलेशन। और अगर हम आरएनए से प्रोटीन ना बनाकर फिर से डीएनए बना देंगे, यानी कि हम आरएनए से प्रोटीन ना बनाकर फिर से डीएनए बना देंगे, तो यह क्रिया कहलाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि अगर हम आरएनए से फिर से डीएनए बना देंगे तो यह क्रिया कहलाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर हम डीएनए से डीएनए बना देंगे तो वह कहलाएगी रेप्लिकेशन। यानी कि सबसे पहले अगर हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो यह कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हम आरएनए से प्रोटीन बना देते हैं तो यह कहलाएगी ट्रांसलेशन। और अगर आरएनए से प्रोटीन ना बनाकर हम वापस डीएनए बना देते हैं, आरएनए से हम वापस से डीएनए बना देते हैं, तो यह कहलाएगी रिवर्स
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए से डीएनए बनाते हैं, यानी जो डीएनए है और अगर डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो यह कहलाएगी रेप्लिकेशन। तो इन पॉइंट को मैंने जितना भी समझाया इसको आप विशेषता याद रखें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब देखते हैं डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। तो डीएनए डीएनए आरएनए, तो इसमें डी राइबोज शर्करा होती है। तो जो डीएनए होता है उसमें डी राइबोज शर्करा होता है, इसमें आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। पॉइंट नंबर 2, इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। यानी कि जो डीएनए होता है उसमें उसके बेस में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है एवं साइटोसिन होता है। जबकि आरएनए में एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है या यूरेसिल आ जाता है। यानी कि जो आरएनए है उसमें एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है और साइटोसिन भी होता है, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तीसरा अंतर तीसरा अंतर है यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। यानी डीएनए है यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है यह केंद्रक एवं कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलिए तो आज हमने जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। और ये जो चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ये आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, चाहे छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं या 11वीं या 12वीं किसी भी कक्षा में पढ़ते हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इतने विस्तार में ये मैं अध्याय आपको समझाता हूँ कि उसमें एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा, नहीं होता है। तो अगर आप लोग ऐसे ही प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं सॉरी जितने भी अध्याय डालूं किसी भी सब्जेक्ट का उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।